नमस्कार दोस्तों। एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026 के एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए 12 में से कितने प्रश्न आपसे बनते हैं। आइए पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा है दोस्तों, पहले आप इसे खुद बनाने का प्रयास करें, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। 4 दोस्त हैं, 17, 20, 23 और 26। इस रेशियो में इनके पास पैसे हैं। ये सवाल इन्होंने स्ट्रिक्ट इस टाइप से डिजाइन किया है कि हर बच्चे से बनना ये लगभग इम्पॉसिबल। चलिए दोस्तों, 4 में से एक व्यक्ति के पास की तुलना में 6,000 रुपए अधिक, एक व्यक्ति के पास 6,000 रुपए हैं और दूसरे की तुलना में दोस्तों उस पर 3,000 रुपए कम है। ये बोल रहा है ये 4 लड़के हैं ABCD। देखो लैंग्वेज समझने की आवश्यकता है। बोल रहा है इनमें से एक बच्चा तो ऐसा है जिसके पास 6,000 रुपए ज्यादा है, दूसरे व्यक्ति से कितने रुपए ज्यादा हैं? 6,000। और किसी अन्य व्यक्ति से दोस्तों उसके पास कितने रुपए कम है? तो वो बोल रहा है 3,000 रुपए कम है। अब ऐसा हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझो। इसको मैंने नाम दिया A, इसे B, इसे C और इसे D। ध्यान से समझना। 17 से 23 रुपए, यानी C के पास A से कितने रुपए ज्यादा हो गए? 6। देखिए 17 से इसके पास 17 रुपए, इसके पास 23 रुपए, तो कितने रुपए ज्यादा हैं? 6। तो पहली बात उसने बोली थी एक की तुलना में 6,000 रुपए अधिक, तो हमें पता चला इससे 6 रुपए ज्यादा है। फिर वो बोल रहा है दूसरे से 3,000 रुपए कम। ध्यान से समझना। सी के पास डी से कितने रुपए कम है? 3। देखिए इसके पास 23 रुपए हैं, इसके पास 26 रुपए हैं, तो कितने रुपए कम है? 3। अब यहां पर हमें उसने वैल्यू दे रखी है, 6 की कितनी दे रखी है? 6,000। और 3 की कितनी दे रखी है? 3,000। अपने हिसाब से 3 रुपए कम है, सवाल के हिसाब से 3,000। अपने पास 6 रुपए ज्यादा है, सवाल के हिसाब से 6,000। यानी एक दोस्तों कितने को बताएगा? 1,000 को। 1 रुपए की कीमत है 1,000। अब देखिए टोटल पूछा है चारों दोस्तों के पास कितने रुपए हैं, तो यहां पर समझना। एक के पास कितने रुपए थे? 17, दूसरे के पास 20, तीसरे के पास 23 और चौथे के पास 26। 7 3 10 6 16, 2 2 4, 2 6 और 2 8, 86। एक कितने के बराबर है? 1,000 के। तो 86 इंटू 1,000, यानी हमें पता चला उसके पास टोटल चारों दोस्तों के पास कितने रुपए हैं? 86,000। क्लियर है? इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इन्हें आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा जिससे आप इनकी प्रैक्टिस फिर से कर पाए। चलिए, 5 विषय में सचिन का औसत 4 अंक से उसके औसत अंक से 2 अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, पहले खुद सॉल्व करना फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलिए, सचिन का 4 विषय का कुछ ना कुछ एवरेज है और 5 सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एवरेज है। उसने बोला है कि जो औसत अंक है 5 विषयों का वो 4 विषय से कितना अधिक है दोस्तों? 2 अधिक है। तो मैंने माना कि 4 विषय में उसका जो एवरेज है, औसत है, वो दोस्तों कितना है? x। वही 5 विषय में 2 ज्यादा है, यानी x + 2। ठीक है। अब यहां से दोस्तों हम इसका निकालते हैं सम, यानी कि योग। अब योग कैसे निकलता है? तो योग होता है औसत गुणा संख्या। इसका गुणा कर देंगे तो योग मिलेगा, हमें टोटल मिलेगा। 5 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x, 5 का 2 से किया तो 5 2 जा 10, इधर 4 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x। यानी 5 विषय में उसके टोटल नंबर आए थे 5x + 10, 4 विषय में टोटल नंबर आए थे 4x। क्लियर? अब वो बोल रहा है 5वें विषय में उसने 66 नंबर प्राप्त किए, तो 5वें विषय का औसत ज्ञात करें। 5 विषय में एवरेज कितना है ये हमें बताना है, तो ध्यान से समझना। हमें पता चला 5 विषयों का टोटल है उसका दोस्तों 5x + 10। 4 विषयों का टोटल कितना है? 4x। अगर मैं इसमें 5वां सब्जेक्ट जोड़ दूं तो बताइए ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी कि नहीं? ये भी 5 सब्जेक्ट का सम है और ये भी 5 सब्जेक्ट का सम हो गया। देखो पहले ये 4 सब्जेक्ट का क्या था? सम। लेकिन जैसे ही हमने इसमें 5वां सब्जेक्ट जोड़ा तो ये भी 5 सब्जेक्टों का योग बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 5x, ये प्लस का 4x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का 10 जब इधर जाएगा दोस्तों तो ये काय का होगा? माइनस का। 5x में से 4x गए तो x, 66 में से 10 गए तो दोस्तों बचे 56। यानी x की वैल्यू हमें पता चली कितनी है? 56। अब उसने पूछा है 5वें में एवरेज। 5वें का एवरेज ये है x + 2, यानी 56 + 2।
56 प्लस 2, तो दोस्तों आप बताइए कितना हो जाएगा 56 प्लस 2 यानी 58। हमें पता चला 5 सब्जेक्टों का योग कितना है उसका 58। 4 सब्जेक्टों का एवरेज पूछता दोस्तों तो x की वैल्यू कितनी थी 56, लेकिन पूछा नहीं है, 5 का पूछा है तो 58 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 30% अधिक है। ये लड़की हैं और ये लड़के हैं। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से दोस्तों कितनी ज्यादा हैं 30%, तो 130 हो गई। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, यानी लड़की तो कितनी है 13 और लड़के कितने हैं 10। अब उसने बोला है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 138। तो हमें पता है अगर लड़की 13 है और लड़के 10 हैं तो अपने हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने हुए 23। 13 लड़की 10 लड़के जुड़ के कितने हुए 23। सवाल में कितने दिए हैं दोस्तों 138। 23 से इसको काटा एक बार, 23 से इसको काटा 6 बार, यानी एक काय के बराबर है 6 के। अगर मुझे लड़कियां बतानी है तो इधर 6 से गुणा करो, 13 छिंग 78। अगर लड़के बताने हैं तो यहाँ 6 से गुणा करो, 10 छिंग 60। क्लियर। लड़कियों की संख्या 78 है, लड़कों की संख्या कितनी है 60। सवाल में बोला है कक्षा में 2 और लड़कियां आ जाए, तो दोस्तों 78 तो ये पहले से ही थी, 2 और आ गई, तो बताइए अब कितनी हो गई लड़कियां 80 और लड़के कितने हो गए 60। क्लियर। इधर लिख लो 80 रेशियो 60, क्योंकि हमें अनुपात बताना है तो रेशियो लगा दिया। 20 से ये 4 बार कटेगा, 20 से ये 3 बार कटेगा, कितना अनुपात बना 4:3। देखो कहाँ, ऑप्शन नंबर डी। 4:3 को दोस्तों हम 3:4 भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपकी समझ में आ पा रहे होंगे और आप पैटर्न भी समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न, देखने में सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन जब आप पढ़ के सॉल्व करेंगे तो सिंपल है। गीता ने पहले 2 वर्षों के लिए 6% की रेट से ब्याज दिया, फिर अगले 3 वर्षों में 9% की रेट से इंटरेस्ट दिया, फिर उसने दोस्तों 5 वर्षों से अधिक, देखिए 2 साल और 3 साल कितनी होगी 5 साल, बोल रहा है 5 वर्षों से अधिक, अगर 5 साल से ज्यादा हो जाएगी तो फिर रेट लगेगी कितनी 14%। 5 वर्षों से अधिक के लिए, यानी अब कोई भी साल के लिए ब्याज लेगा तो उसे कितनी रेट देनी पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट रेट 14%। बोल रहा है 9 वर्ष के लिए उसने टोटल ब्याज लिया। अब देखिए 2 साल ये 3 साल ये, कितनी वर्ष हो गई 5, कितने साल के लिए ब्याज लिया 9 साल के लिए, तो अब एक्स्ट्रा कितनी बची 4। तो उसने बोला है कि 5 साल से ऊपर के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा 14। बोल रहा है यहाँ पर उसे जो टोटल ब्याज मिला है वो 11,400 रुपए मिला है। जोड़ दो इन्हें, 6 दूनी 12, 9 तिया 27 और 14 का 4 से गुणा किया तो 56। क्लियर। बराबर में 11,400। यहाँ पर इन्हें जोड़ा 7 2 9 9 और 6 15, 5 2 7 7 1 8 8 और 1 9, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा 100, बराबर में 11,400। ठीक है। 19 से इसे काटा 5 बार, 19 से दोस्तों इसे काटा 6 बार, 5 से इसे काटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 120। ये अपॉन का जो 100 है वो दोस्तों उधर काय में चला जाएगा इनटू में, तो आप बता दोगे कि भैया जो वैल्यू थी वो कितनी थी 12,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस को करा रहा हूं लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें यस सर सारी चीजें हमारी समझ में आ रही हैं। आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं आपके लिए ये सीरीज 25 तारीख तक कंटिन्यू रखूंगा सिर्फ आपके एक कमेंट की वजह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 16 व्यक्ति 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये कह रहा है 16 व्यक्ति 6 घंटे पर डे काम करें तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बोल रहा है 24 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिन में 80% काम कर लेंगे। दोस्तों फॉर्मूला याद रखना, इसमें ये लगता है M1 D1 T1 बराबर M2 D2 और T2। क्लियर। M1 का मतलब पहले व्यक्ति, D1 का मतलब पहले के दिन, D1 का मतलब पहले का समय। तो व्यक्ति बताइए कितने हैं 16, कितने घंटे काम कर रहे हैं 6 घंटे, और कितने दिनों में काम कर रहे हैं दोस्तों तो ये 10 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं 24,
कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 दिन हमें निकालने। क्लियर है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो काम है वो कितने % करेंगे, सिर्फ 80, यानी ये जो टोटल काम कर रहे हैं इसका ये लोग सिर्फ 80% काम करेंगे। क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। 8 से ये 8 कैंसिल। 6 का इसमें डिवाइड दिया, कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा डी। तो आप समझ गए ये कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 25% बढ़ती है। चलिए पहले मैंने मान ली दोस्तों इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 100। अब बढ़कर कितनी हो गई, 125। तो 25 से हमने इसे कैंसिल किया 4 बार, 25 से इसे कैंसिल किया 5 बार। बोल रहा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। और इधर भी दोस्तों दूसरी वैल्यू 3πr²। तो 3 पाई से तो 3 पाई कटेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25। बोल रहा है कितनी वृद्धि हुई, तो आप बताइए दोस्तों 16 से बढ़ के कितना हो गया, 25, यानी कितने की वृद्धि हुई, 9 की। कितने से हुई, 16 से। गुणा काय से कर देंगे, 100 से। 4 का भाग दिया 4 बार, 4 का भाग दिया 25 बार। 25 नम्मा 225 बटे में 4। क्लियर। पॉइंट में है तो हमें पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा। 4 पे 20, 4 6 24, 56.25%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। प्रश्न मैंने अच्छे स्तर के उठाए जिससे जब आप एग्जाम में बैठे तो ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे जो प्रश्न देखे हैं वो वहां नहीं मिले। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ जो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं वही चीजें एग्जाम में मिले। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो 90% बच्चों से ये प्रश्न बनते ही नहीं है, छोड़ना पड़ता है। ध्यान से समझना, जब भी आपसे y बराबर कितना दे रखा है, 2, और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 6 - 3, आपसे पूछा है कि भैया इसका प्रतिबिंब क्या होगा। जब भी आपसे रिफ्लेक्शन पूछा जाए, प्रतिबिंब पूछा जाए, तो दोस्तों याद रखना इस वैल्यू को बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं हम y1। क्लियर है। यहाँ पर प्रतिबिंब निकालते हैं तो वैल्यू रखते हैं y2 बराबर 2 के -के/1। क्लियर। ये हम y2 क्या निकाल रहे हैं सवाल में, प्रतिबिंब जो हमसे पूछा गया रिफ्लेक्शन वो हम निकाल रहे हैं। क्लियर। तो y2 बराबर 2, k की जगह ये वैल्यू रखेंगे 2, माइनस y1 की जगह क्या वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर 3। ये देखो x1 है और ये क्या है दोस्तों y1। तो 2 2 जा 4, माइनस और माइनस बताइए क्या हो जाएगा, +3। तो 4 + 3 यानी कितनी वैल्यू मिली हमें, 7। y2 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 7। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 6,7। क्योंकि y की उसने वैल्यू पूछी है तो x में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रतिबिंब उसने काय का पूछा है हमसे, y का। तो x में कोई चेंज नहीं होगा। x पहले भी 6 था, अभी भी 6 रहेगा, लेकिन y की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विघात समीकरण, इसके हमसे मूल पूछे हैं, x² - 24x + 144। ध्यान से समझना कैसे करना है। ऐसे दो नंबर सोचने, इस टाइप के प्रश्न दोस्तों फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना। ऐसे दो नंबर सोचने हमें जिनका गुणा करें तो 144 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए, 24। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, फिर से सुन लो। गुणा करें तो कितना आए बताइए, 144, प्लस माइनस करें तो कितना आए, 24। तो ऐसे दो नंबर होंगे 12 और 12। 12 का 12 से गुणा करोगे तो 144, 12 में 12 जोड़ोगे तो दोस्तों हो जाएंगे 24। यहाँ पर लिख लो x² - 12x + 144 इक्वल में 0। अगर इतना सवाल लिख लिया तो दोस्तों अब आपको कुछ यहाँ से सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो दोस्तों काय में आएगा, प्लस में। प्लस के 12 12 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर है। मैं आपको बेस से भी एक बार करके दिखा देता हूं। क्लियर। चलिए यहां से देखिए, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 12। यहां से मैंने -12 कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या बचा, x - 12। इन दोनों में यहाँ से x - 12
और ये भी दोस्तों x माइनस 12। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी है 12। ऐसे ही इसे करोगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू 12। सॉरी। अब आपको दोस्तों करना क्या है, इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व करोगे परेशान हो जाओगे। अगर ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो हमारे आंसर प्लस में आएंगे, याद रखो, डायरेक्ट करो। क्लियर है? मैं आपको इतने प्रश्न करा दूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को देखोगे और डायरेक्ट करने लगोगे। अगले प्रश्न पर, बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस पी की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, इसका मान क्या होगा p का। अगर इसका एक मूल कितना है 2, इसका जो रूट है वो कितना है 2। तो दोस्तों पहले तो समझो रूट होता क्या है। रूट वो चीज होती है कि अगर आपने उस वैल्यू को इस सब इक्वेशन में पुट किया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। और ये रूट काय का होता है, जो वैल्यू दी होती है, यानी बाई की वैल्यू कितनी है 2, तो बाई की जगह पर 2 रखो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस पी इक्वल में 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस पी इक्वल में 0। 6 और 4 दोस्तों कितने हुए 10, बराबर में 0। आप मुझे बताइए ये प्लस का 10 जब उस साइड जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आई दोस्तों ये चीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। कौन सा एक स्थिर बहुपद नहीं है, स्थिर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। कोई भी नंबर जो आप पढ़ते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये सारे नंबर इनफिनिट तक काय के अंदर आते हैं दोस्तों, कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, स्थिर होते हैं। ये कभी भी बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप मैथ के अंदर अल्फाबेट देखेंगे, जैसे ए बी एक्स, तो ये दोस्तों कैसे होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते। ये कैसी राशि होती हैं, चर होती हैं, ये बदलती रहती हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। जैसे ये रूट में 121 है तो ये काय का स्क्वायर है 11, यानी ये क्या है, चर राशि है, कांस्टेंट है। 8 भी क्या है दोस्तों, एक नंबर है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये भी एक नंबर है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या आ गया, एक्स। और मैंने आपको बताया था अगर आपको अल्फाबेट देखने के लिए मिल जाए तो समझ लेना ये कांस्टेंट नहीं है। इसके जो वेरिएशन है, वेरिएबल है, वो दोस्तों हमेशा क्या होते रहेंगे, चेंज। इसलिए इनको हम बोलते हैं चर राशि, यानी कि वेरिएबल्स बोलते हैं इनको, ये बदलती रहती हैं। क्लियर है? जब भी आपको अल्फाबेट देखने के लिए मिल जाए आप समझ जाना ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्या ये पॉइंट बिल्कुल आपके समझ में आया? इसी टाइप के प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है एक वृत्त है, सर्कल है एक, ठीक है, और उसमें एक त्रिभुज है, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी। और बोल रहा है एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आपसे बोल रहा है भैया ए सी क्या है। याद रखना, अगर सर्किल के अंदर 90 डिग्री एंगल लेके कोई ट्रायंगल बना है तो ये मान के चलना वो हमेशा अर्धवृत्त पर बनता है, सेमी सर्कल पर बनता है। कहां पर बनता है दोस्तों, अर्धवृत्त पर, सेमी सर्कल पर, ठीक है। और ये वाली जो लाइन होती है ये सेंटर से होके जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, व्यास, यानी कि डायमीटर। क्लियर है? तो उसने हमसे यही पूछा है, ये वाली जो कॉर्ड है AC वो क्या है, तो आप बोलेंगे भैया वो तो व्यास के बराबर होती है, इक्वल टू डायमीटर। याद रखना पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पॉइंट आ जाएगा नहीं तो इसके ऊपर सवाल आ जाएंगे। क्लियर? चलिए, एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग। जब भी किसी पॉलीगन के इंटरनल एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम बताना हो दोस्तों, फॉर्मूला रहता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या रहता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब होता है साइड्स। अब आप बताइए पंचभुज है, पेंटागन है, तो इसमें कितनी साइड होंगी, 5। n की जगह रखा 5। क्लियर? 5 में से 2 गया तो 3, 18 3 जा 540, 540। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। फॉर्मूले को आप याद रखना, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसी के अलावा समझ लो, अगर आपसे पूछ ले विकर्णों की संख्या, क्या पूछ लिया जाए कि भैया विकर्णों की संख्या और बताइए,
तो आप क्या करेंगे, किसी भी पॉलीगन के विकर्णों की संख्या पूछ ली जाए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखो, n(n-3/2). जैसे ही आप n की जगह साइड रखेंगे तुरंत काय के नंबर निकल के आ जाएंगे, डायगोनल्स के। जैसे इसी का निकालें, n की जगह 5 रखा, 5 में से 3 गया तो 2/2, यानी इसमें कितने डायगोनल बनेंगे, 5। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइए, यस सर समझ में आ रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल फिर इसी सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।